वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट एक ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट हुआ, केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स था। तो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज की इस डिस्कशन को आपने कंप्लीट सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है और इन चीज़ों को अपने नोट करना है और सर्च आउट करना है और अपने नोट्स में इन चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो आज की डिस्कशन होने वाली है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है ना ये आज का हमारा ग्रैंड टेस्ट था। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं आज की डिस्कशन। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम डिस्कशन करूँ इस टेस्ट के ऊपर, लेकिन क्योंकि एक ग्रैंड टेस्ट है, 100 MCQ हैं, अगर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो ये 1.5 या 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, जो कि फिर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो सबसे पहला हमारा पार्ट था जनरल पोर्शन था, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, माउंट फ्यूजी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो माउंट फ्यूजी है ये जापान में लोकेट करता है ये माउंट, ठीक है। और दिस इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द जापान, और इसकी जो लेंथ है आप कह लें कि 3776 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। एंड दिस इज़ दी लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट माउंटेन इन दी जापान। तो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जीके पोर्शन के हवाले से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो आर्य समाज को जो फाउंडर था इसका, वो था डयानिड सरस्वती। डयानिड सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, और ये 1875 में इसने इसको फाउंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, काफ़ी दफ़ा जो है ना ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर जिनमें से पास होती है, वो ऑलमोस्ट यानी कि टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जिनमें से इक्वेटर पास होती है। जो मोस्ट फेमस हैं उनके नेम तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। लाइक जो कीनिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, कांगो है, इसके साथ साथ मैं कुछ जिक्र कर देता हूँ। कांगो है, युगंडा है, ठीक है, युगंडा है, इसके साथ सोमालिया है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो फेमस कंट्रीज़ हैं और जिनमें से इक्वेटर पास होती है। तो मैक्सिको इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैक्सिको जो है ये वो कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट मोर हीट कैपेसिटी। तो वाटर के पास जो है ना वो हीट कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सब्सटेंसेस लाइक आयरन है, गोल्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ वाटर। वाटर इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो ये होती है 4.18 जॉल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह आयरन की बात करें तो आयरन की जो हीट कैपेसिटी होती है ये होती है 0.451 जॉल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह गोल्ड की अगर बात कर ली जाए तो गोल्ड की होती है 0.129 जॉल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। दीज आर दी हीट कैपेसिटीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में से है। तो जो अभी नेक्स्ट 2023 में वर्ल्ड कप की तैयारियां की जा रही हैं, तो इसका यानी कि 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा ये कंडक्ट होगा इंडिया में। तो किस कंट्री में होने जा रहा है, इंडिया जो है उसमें ये वर्ल्ड कप 2023 होने जा रहा है। तो इसको भी आपने नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन है। द सिनोनिम ऑफ वर्ड कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैंटेंक्रस का मतलब होता है एक किस्म का झगड़ालू, ठीक है, यानी कि क्वारलसम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कैंट्रस। इस तरह एंटोनिम ऑफ वर्ड कंप्लाई। जो कंप्लाई वर्ड होता है इसका मतलब है यानी कि तामील करना, बात को मान लेना, एक्सेप्ट करना। तो इसका जो अपोजिट है वो है चैलेंज, यानी कि किसी बात से तकरार करना, मान लेना और तकरार करना। दीज आर द अपोजिट्स। तो चैलेंज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेस्कटॉप ब्लॉक शॉर्टकट की, डेस्कटॉप लॉक शॉर्टकट की, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है विंडो साइन प्लस एल, विंडो की प्लस एल, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसके साथ साथ एक और की भी यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, ये की भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप लॉक शॉर्टकट की है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN स्टैंड्स फॉर, लैन स्टैंड्स फॉर, बहुत ही फेमस एब्रीवेशन है कंप्यूटर का, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज़ दी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल नेम ऑफ अबू लहब, अबू लहब का जो ओरिजिनल नेम था, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था अब्दुल उज़्ज़ा, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू लहब वाज अब्दुल उज़्ज़ा, इनका अब्दुल उज़्ज़ा नाम था ओरिजिनल नेम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच अप्रोच इज़ यूटिलाइज टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ हदीस मतन, मतन हदीस को वेरीफाई करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ होती है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दरियत, दरियत जो है अप्रोच ये यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड है, वो कहता है कि 30% ऑफ नंबर इज़ एडेड टू 35, यानी कि कोई एक नंबर है, लेट कर लेते हैं कि वो x है, कि उसको अगर उसमें उस नंबर में 35 ऐड करते हैं, ठीक है, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, यानी कि वही नंबर आता है। तो लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास नंबर x है, तो आप क्या लेते हैं, उस नंबर का 30% लेते हैं, यानी कि 30% ऑफ x, इसमें वो कहता है 35 ऐड करें तो वही सेम नंबर आता है जो कि क्या है, x है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो 30% ऑफ x है तो इसका मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपने प्राइमरी पढ़ी हुई है, प्राइमरी की मैथ, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई x प्लस 35 दैट इज़ इक्वल टू x। तो इस केस में देखें तो ये 3/10 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 35, और ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसका क्या लें, LCM ले लें, और x 3x में से वो आप माइनस करें तो इसका क्वेश्चन आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है इजीली, दैट इज़ इक्वल टू 50। तो बस आपने ये कैलकुलेट लगाना है, तो 50 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ तशकेंट एग्रीमेंट? जब तशकेंट एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो था उस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राइटर्स ऑफ बुक माह तमाम। तो ये उर्दू में से क्वेश्चन आता है, तो उर्दू में से या तो कोई मुहावरा आ जाता है या फिर किसी बुक का नाम आ जाता है। तो माह तमाम जो बुक लिखी है ये परवीन शाकिर ने लिखी है। माह तमाम बुक वाज रिटन बाय परवीन शाकिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वर्ड टू कंपीट द प्रोवर्ब एज स्लो एज मोलेसिस इन जनवरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। तो ये एक मुहावरा है कि जैसे मोलेसिस जनवरी यानी कि विंटर में क्या हो जाती है, ये सॉलिड हो जाती है, मोलेसिस स्लो हो जाती है। तो इस तरह ये एक प्रोसेस है, ये एक मुहावरा है। तो दिस इज़ दी वेरी वेरी स्लो, यानी कि अगर कोई वेरी वेरी स्लो प्रोग्रेस है उसके लिए तो हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं। तो एज स्लो एज मोलेसिस इन जनवरी। सिनोनिम ऑफ वर्ड डिफरेंस। तो वर्ड जो वर्ड डिफरेंस है इसका जो सिनोनिम है, डिफरेंस का मतलब होता है एहतराम करना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असम्बली। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा जो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक का जो पेपर होता है तो जनरली ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पंजाब के लोग हैं तो आपसे KPK की असम्बली से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या सिंध असम्बली से पूछ लेते हैं, या KPK या सिंध जो है ना उसका कोई आपसे सिटी पूछ लेते हैं। तो जो सिंध और KPK के लोग हैं उनसे फिर बलूचिस्तान और बाकी जो है ना यानी कि अननोन सिटीज़ पे वो बात करते हैं। ओके, द डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असम्बली। तो सिंध असम्बली की जो डिप्टी स्पीकर है वो है रिहाना लगारी है। क्या है, रिहाना लगानी इज़ दी डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असम्बली। तो रिहाना लगारी जो है ये
पाकिस्तान पीपल पार्टी से ये बिलोंग करती है और इसकी ऑलमोस्ट 52 ईयर एज है। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनवारुल हक काकड़, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपने करंटली जो 3 से 4 मंथ के करंट अफेयर्स हैं ना, उनको आपने अच्छे तरीके से डिटेल में देख के जाना है। तो अनवारुल हक काकड़ ये हमारे मोहतरम एक्टिंग पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपना ओहद संभाला, ऑफिस संभाला एज़ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। और ये कौन से हैं? 8th PM हैं, यानी कि ये 8वें निगरान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की हिस्ट्री के। इससे पहले जो थे, अगर हम बात करें 7th जो थे वो थे नासिरुल मुल्क। कौन से थे? नासिरुल मुल्क थे। तो ये भी आपने याद रखना है। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस निगरान वज़ीर आज़म के बारे में शेयर कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं 2015 से 2017 में। और इन्होंने 14 अगस्त 2023 14 अगस्त 2023 को इन्होंने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ इनसे लिया गया, यानी कि इन्होंने अपना ऑफिस संभाला। तो ये याद रखिएगा। इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अभी हाल ही में इंडिया ने हिस्ट्री में पहली बार, यानी कि मून पे पहले भी जा चुके हैं, रशियन भी जा चुके हैं, अमेरिकन भी जा चुके हैं, चाइना ने भी ट्राई की है, लेकिन दिस इज़ द 3rd अटैम्प्ट ऑफ इंडियन। इससे पहले भी गए हैं लेकिन वो फ्लॉप हुए हैं। तो ये हिस्ट्री में पहली बार चांद के जनूबी हिस्से पर इंडिया जो है वो अपना, यानी कि पहुँचा है और सक्सेसफुल हुआ है जनूबी हिस्से पर। तो उसको इसने नाम दिया, इस खलाई मिशन को चंद्रयान 3 का नाम दिया उसने। इसका नाम दिया है चंद्रयान 3 जो है, दिस इज़ द मिशन और दिस इज़ द सक्सेसफुल मिशन। और ये कब जाके पहुंचा? ये 23 अगस्त 2023 को ये सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर 20। आप कंसेक्टिव, यानी कि जिस तरह 1 2 3 4 होता है, 7 कंसेक्टिव नंबर ले लें, वो उनका जो एवरेज है वो 20 है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? तो इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसका सिंपल, अब हमें नहीं पता कि कौन सा एक जो है ना वो हाईएस्ट नंबर है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक नंबर है x, ठीक है, कंसेक्टिव बना लेते हैं। x है, देन कह लेते हैं x+1 है, x+2 है, x+3 है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन एक और PPSC में ऑलरेडी भी आ चुका है, x+4 है, x+5 है एंड x+6 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 है। 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कंसेक्टिव नंबर हो गए। अब उसने ये कंडीशन दी है कि इन 7 कंसेक्टिव नंबर का जो एवरेज है वो 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं किसके ऊपर? 7 के ऊपर। तो ये इक्वल हो जाएगा 20 के। दिस इज़ द एवरेज। ये एवरेज का तरीकाकार होता है। अब इन सारे नंबर्स को आप यानी कि ऐड कर लें। तो जब ऐड करेंगे तो ये टोटल बनेंगे 7x 7x प्लस, और ये नंबर ऐड करें तो ये 21 बनेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा इज़ इक्वल टू 140 बन जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 20 के साथ हमने 7 को मल्टीप्लाई तो 140 बन जाएगा। अब जो है वो 7x 140 में से 21 को माइनस करें तो ये हमारे पास बनेगा 7x दैट इज़ इक्वल टू 119। इसको 7 पे डिवाइड करें, जब 7 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये x की वैल्यू आएगी 17। कितनी आएगी? 17। अभी तो ये x नंबर है। अब देखें जो हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर है वो तो हमारा x+6 है, जो 7 कंसेक्टिव नंबर है। तो अब x+6 कर लें तो x की वैल्यू 17 आई, 17 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 23। तो दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो 23 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट याद रखिएगा कि मेरी मैथ मेरी फेवरेट मैथ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मैट्रिक में भी कंप्लीट नंबर हैं, और कैलकुलेशन से मुझे वैसे ही दिलचस्पी, आपने देखा होगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आई टू मच लाइक दिस। तो ये मेरी फेवरेट भी है, फ़िज़िक्स और मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा मेरा। एफएससी में भी, एफएससी में मेरा फ़िज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके 23 पे आ जाते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर द ग्राफ log x वर्सेस 1/t। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वो उसने स्लोप दे दिया है, यानी कि स्लोप उसने -5000 स्लोप दे दिया है,
और वो कहता है व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कोई भी कम्प्लेक्स फार्मूला नहीं है, बहुत ही सिंपल फार्मूला जो आपकी एफएससी की बुक में भी गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू मैन स्लोप मल्टीप्लाई 2.303 आर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो फैक्टर है ना, दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर, तो आपने इसकी कंप्लीट वैल्यू याद रख लेनी है। आर जो है दिस इज द जनरल गैस कांस्टेंट 8.31। तो ई ए दैट इज इक्वल टू मैनस स्लोप हमारे पास है माइनस 5000 है मल्टीप्लाई। अब इस आर वाली वैल्यू 8.31 को 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आता है वो 19.1 आता है, और ये आपने याद रख लेना है। ये बहुत सारी कैलकुलेशन में बजाय इसके कि आप उसको मल्टीप्लाई करते रहें, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनल जो आंसर आता है वो 95,500 जॉल पर केल्विन पर मोल इसका आंसर आता है। लेकिन अब देखना होता है कि ऑप्शंस में क्या कौन सा यूनिट गिवन है, तो उसने ऑप्शंस में जनरली जॉल में ये हमारी वैल्यू ये नहीं आ रही, ठीक है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ये भी नहीं आ रही, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन किलो जॉल में चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसको किलो जॉल में लेके जाते हैं तो भाई जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाते हैं तो फिर डिवाइड करना पड़ता है। कितना फैक्टर डिवाइड करना पड़ता है, जितना वो डिफरेंस होता है। तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारा ये आ जाएगा 95.5 किलो जॉल पर मोल। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक यानी कि सॉल्वेशन होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो दिस ऑर्डर विल बी द फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि एफएससी में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करनी है बाय मिक्सिंग दी 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। एक कंडीशन हमारी ये है, और दूसरा जो हमारा यानी कि कंपोनेंट है 30 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये फार्मूलाज मैं दे चुका हूँ कि जब 2 एसिड्स होते हैं और उनका मिक्सचर होता है तो फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक जस्ट उनके लिए यूज़ होता है या तो मोनो बेसिक एसिड हो या मोनो एसिडिक बेस हो। जब इनमें से कोई भी डाई एसिडिक या डाई बेसिक एसिड आता है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको नंबर ऑफ़ मोल सेपरेट कैलकुलेट करने पड़ते हैं दोनों के, फिर प्लस कर लेते हैं और टोटल वॉल्यूम प्लस कर लेते हैं, तो आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है। तो अब हम क्योंकि हमारे ये ml में है तो हम क्या लेते हैं मिली मोल्स ऑफ सेपरेट, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मिली इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ HCl के लेते हैं, तो मोल्स हमारे कितने हैं, वॉल्यूम कितना है और मोलैरिटी कितनी है, तो 20 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मिली मोल्स ऑफ H2SO4, लेकिन H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन है, 2 मोल्स इजाफी हैं, तो इसको आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब इसका वॉल्यूम कितना है, मोलैरिटी कितनी है, वो 0.2 है, 0.2 मल्टीप्लाई 30, तो ये इसका फाइनल जो आंसर आ जाता है H2SO4 का वो आ जाता है 12 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो टोटल मोल्स हैं, ठीक है, टोटल मोल्स हैं वो कितने हैं 14 हैं, यानी कि 2 and 20, तो टोटल जो मोल्स हैं वो कितने हो गए 20 हो गए। इस तरह टोटल जो वॉल्यूम है वो 30 ml ये है, 20 ml ये है, तो टोटल वॉल्यूम है 50 ml है। इसी तरह आप देखें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है कि आप डिवाइड कर लेते हैं इनको, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि मोल्स पर वॉल्यूम जो होता है वो हमारी कंसंट्रेशन होती है। तो जब 14/50 करते हैं तो इसका आंसर जाता है 0.28 इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है मोलर में। अब जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.28 आ चुकी है तो अब आप इजीली इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आपने खुद करना है, तो ये मेन प्रॉब्लम जो था वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना था। तो अभी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन लगे हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 0.55 आएगा, 0.55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द गैस्ट्रिक जूस एट द रूम टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना था कि आपकी एफएससी की बुक में गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो गिवन है, तो पीएच टोटल उसकी कितनी है 2 गिवन है गैस्ट्रिक जूस की एसिडिक यानी कि स्टोमिक में। तो जब इसकी पीएच 2 है तो डेफिनेटली इसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो गई, वो
0.02 मोलर होगी। कितनी होगी? इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 0.02 जो है, दिस इज़ दी मोलर कंसंट्रेशन, 0.02 मोलर होगी। और इसको आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दैट इज़ इक्वल टू 10 रेज की पावर -pH, ये फार्मूला होता है कंसंट्रेशन के केस में। तो अब pH उसने दे दी है 10, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस की pH होती है 2 और -2, तो 10 रेज की पावर -2 कितनी होती है? 0.02 मोलर होती है। तो ये भी सिंपल ट्रिक है। तो 0.02 मोलर इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट। वो कहता है आपका 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट है विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दी बॉम्ब कैलोरीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात उसने बॉम्ब कैलोरीमीटर की तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है, और ग्लास कैलोरीमीटर में प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी ज़ीरो हो जाएगा। जब डेल वी ज़ीरो होगा तो हमें पता है वर्क का फार्मूला होता है -p डेल वी। जब ये डेल वी ज़ीरो है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से प्रेशर है, टेम्परेचर है और स्पेसिफिक वॉल्यूम है। दीज आर ऑल दी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वो होती है जो मेजरेबल हो, ठीक है, एंड हुज वैल्यू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द फंक्शन, यानी कि जिनकी वैल्यू स्टेट को, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं। एंड जबकि जो हीट है, दिस इज नॉट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बिकॉज सिस्टम डज नॉट कंटेन द हीट, ओनली हीट ट्रांसफ़र जो फिनोमेना होता है हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। हमें सिस्टम ये नहीं बताता कि कितनी अमाउंट में हीट होती है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू लूज द रेडियो एक्टिव इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ सोडियम 24 इज 75% जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो इसकी हाफ लाइफ भी गिवन है। तो ये बहुत मरतबा हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसमें हम सिंपल ही फार्मूला लगा सकते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। टी दैट इज़ इक्वल टू, दोनों लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी, 2.303 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट एंड लॉग ऑफ ओरिजिनल ओवर रिमेनिंग। अब हमें क्या चाहिए? हमें डिके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, लेकिन उसकी मेहरबानी है कि उसने हाफ लाइफ दे दी है। तो जब उसने हाफ लाइफ दे दी तो हमें पता है T1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 6.9। अब जब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 0.1 आता है। क्या आता है? 0.1 आवर्स में आता है इसका। अब हम इसकी डिके कांस्टेंट लेते हैं तो जो डिके कांस्टेंट होता है वो हाफ लाइफ के इन्वर्स होता है। जब इन्वर्स होता है तो इसका मतलब है कि डिके कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो वो ऑलमोस्ट आपकी क्या होगी? ओके 0.693 तो ये हाफ लाइफ 6.93 थी, सॉरी, ये डिके कांस्टेंट का फार्मूला है। तो 0.1 पर आवर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो अब आप पुट कर सकते हैं T दैट इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.1 लॉग। अब ओरिजिनल लेट कर लेते हैं 100 है और डेफिनेटली 75% जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितनी होगी? 25 होगी। 25/400 लॉग 4 ले लें, मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा T दैट इज़ इक्वल टू ये आपका 13.8 जो है आवर्स इसका आंसर होगा। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट। तो 13.8 आंसर। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस विल जनरेट एन आइसोटोप। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन आइसोटोप को जनरेट करता है? वेरी ट्रिकी एंड वेरी सिंपल। तो देखें, जब भी आपका न्यूट्रॉन यानी कि इमिशन होती है तो उस वक्त आपका जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर होता है दे आर बोथ दी आइसोटोप्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक मास 23 है। लेट कर रहा हूँ ऐसे 11 इसका एटॉमिक नंबर है। हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक Y एलिमेंट आता है, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रॉन को इमिट करता है, जब ये न्यूट्रॉन को इमिट करे तो डेफिनेटली बैलेंस करना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 और ये 11 हो जाएगा। अब इन दोनों न्यूक्लियाई को ज़रा चेक करें तो देखें इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। और जब एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो तो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो जब भी न्यूट्रॉन की मिशन होगी तो डॉटर एंड पेरेंट न्यूक्लियाई विल बी दी आइसोटोप्स टू ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो ये मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोनोक्लिनिक के केस में आपकी जो बेस्ट एग्जांपल है शुगर, सल्फर, बोरैक्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो इसमें से कोई भी ऐसे एग्जांपल नहीं है जो मोनोक्लिनिक सिस्टम का पार्ट ना हो। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द सरफेस टेंशन। तो ये भी लास्ट टाइम पीपीएससी एग्जाम में सरफेस टेंशन की एमसीक्यू आ चुकी है कि जो वाटर का स्फेरिकल ड्रॉप होता है, जो वाटर जो है ना वो स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉप गिरता है, तो वो किस वजह से होता है। तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन। ओके, तो सरफेस टेंशन इज़ इनवर्सली टू द टेम्परेचर। 32 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सरफेस टेंशन होती है, सॉरी 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन जो होती है बेसिकली दिस इज़ द इनवर्सली टू द टेम्परेचर। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरह स्फेरिकल ड्रॉप इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सरफेस टेंशन बिकम ज़ीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाती है। दीज आर ऑल दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सो ऑल आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। तो जब हम बात फिफ्थ ऑर्बिट की करेंगे तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा बहुत ही सिंपल फार्मूला है बोहर के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो जब फिफ्थ ऑर्बिट है तो भाई 5h/2π, 5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 2.5h/π, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है वाज मेड इन 100 ml, ठीक है, और व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो मोलर सोल्यूशन गिवन है, मोलैलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। देखें एक तो सिंपल ट्रिक है, अगर तो आपको मोलैलिटी दे दी जाती है और नॉर्मेलिटी पूछी जाती है तो फिर तो आप सिंपली वो शॉर्ट वाला फार्मूला यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आए तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको मोलैलिटी दी जाती है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी जाती है तो फिर तो आपको सबसे पहले इसकी मैथ मालूम करना होगा और फिर मोलैलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसका मैं एक डायरेक्ट फार्मूला है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब भी कभी आपको मोलर सोल्यूशन गिवन हो और आपने मोलल डिटरमाइन करना हो या मोलल को मोलर और मोलर को मोलर में कन्वर्ट करना हो तो इसका सिंपल फार्मूला है 1/m 1 by मोलर सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू डेंसिटी बाई मोलैरिटी, डेंसिटी बाई मोलैरिटी, यहाँ मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैनस मोलर मैस डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको डेंसिटी भी याद होनी चाहिए कि 1 मोलर H2SO4 की जो डेंसिटी होती है 1.84 होती है जनरली 1.84। तो 1.84 है, मोलर सोल्यूशन 1 मोलर है, मोलर मैस H2SO4 का 98 होता है। तो इसको पुट करें और मोलैलिटी फाइंड आउट करें तो इसका फाइनल आंसर आता है 0.5 मोलर। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में दे भी चुका हूँ मैं लास्ट टाइम। तो ये होती है माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन, इनमें से कौन सी रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन है, रेडिएटिव ट्रांजिशन है। तो फ्लोरिसेंस भी रेडिएटिव फिनोमिना है, फास्फोरिसेंस भी रेडिएटिव है। हाँ ये ज़रूर है कि फ्लोरिसेंस इज़ द फास्ट फिनोमिना जबकि फास्फोरिसेंस इज़ द डिले फिनोमिना। तो बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द सेल कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ऑब्जर्व कंडक्टेंस आर सेम। तो उस केस में जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको सिंपल है, हमें जानते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। अब के को सी पे डिवाइड कर लें तो ये फार्मूला बन जाता है सेल कांस्टेंट का। जब ये दोनों इक्वल होगी कट जाएंगे तो 1 की वैल्यू आएगी सेल कांस्टेंट की, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्वल होगी तो 1 वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दी ओलियम। ओलियम है H2S2O7। तो बहुत ही सिंपल है, तो इस केस में -14 है +2 है, एक सल्फर और +6 आ जाएगा। तो +6 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इमल्शन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय,
एन एमेलियन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, एमेलियन जो है ना वो ब्रोकन नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी, यानी कि एडिंग मोर अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, जब ये आप ऐड करते हैं तो उस वक्त एमेलियन यानी कि अपनी ओरिजिनल हालत में रहता है। हाँ, जब आप हीट करते हैं तो फिर इमलियन नहीं रहता। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्जॉर्प्शन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ऑल दीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन थ्योरी सबको एक्सप्लेन कर सकती है एक्सेप्ट, तो इस केस में आप देखें एसिड बेस कैटालिसिस को ये डिस्कस नहीं करती एड्जॉर्प्शन थ्योरी। हेट्रोजीनियस है, कैटालिटिक पॉइजन्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, दीज आर ऑल द कैटालिटिक फिनोमिनास, तो इनको डिस्कस किया जा सकता है। 39 है 3.42 ग्राम ऑफ सक्रोज इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन द बीकर। वो कहता है 3.42 ग्राम सक्रोज जो है ये हमने बीकर में ऐड की इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो सक्रोज में भी मौजूद हैं और वाटर में भी मौजूद हैं, तो हम किसी तरह से क्या कर लें, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, ठीक है, सक्रोज के केस में भी और वाटर के केस में भी, तो उनको डिवाइड कर लेंगे, तो इससे फिर जो है ना वो हमारे टोटल यानी कि एटम्स आ सकते हैं ऑक्सीजन के। तो लेट कर लेते हैं सक्रोज है, तो सक्रोज के मोल्स निकालें, तो ये मैस ओवर मोलर मैस इसका फार्मूला होता है, मैस इसका 3.42 डिवाइडेड बाय 342 इसका मोलर मैस होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.01 मोल। इसी तरह जो 1 मोल ऑफ सक्रोज होता है, क्या है 1 मोल ऑफ सक्रोज, उसमें कितने यानी कि ऑक्सीजन के एटम हैं, वो हैं 11 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, क्योंकि सक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है, तो ऑक्सीजन के 11 होते हैं, तो 1 मोल ऑफ जो सक्रोज होता है वो उसको 11 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमने निकालना है 0.01 के केस में, क्योंकि हमारे मोल्स इतने निकल रहे हैं, तो 0.01 मोल्स ऑफ जो सक्रोज हैं वो 0.01 मल्टीप्लाई 11 एन नॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बन जाता है। इस तरह टोटल वैल्यू आ गई वो है 0.11 आ गई इस केस में। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें इसको कि वाटर के केस में, तो वाटर के भी आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेने हैं, वो होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस वाटर का गिवन है 18, मोलर मैस भी 18, तो कितना हो गया 1 मोल। तो इसका मतलब है कि 1 मोल जो है वो वाटर में कितने होते हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे 0.1 प्लस 1 हो जाएगा वाटर के केस में, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1.11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। लेकिन हमने क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम लेने होते हैं, तो हमको एवोगाड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.11, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आती है वो आती है 6.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, और 10⁻23। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो इस तरह मोल से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपने उस चैप्टर्स की भी आपने प्रैक्टिस करनी है जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, 42 पे चले जाते हैं। वो कहता है एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम, एक आइडियल गैस है, इसका वॉल्यूम 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इट्स मैस कम्स आउट टू बी 1, तो इसके मैस जो है वो 1 आता है, मैस की वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द मोलर मैस ऑफ दिस गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और इस दूसरा मैस गिवन है। जब वॉल्यूम और मैस गिवन है तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, आप नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप नंबर ऑफ़ मोल्स ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो आई थिंक फिर उसके बाद मोलर मैस फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये आपकी एग्जाम्पल भी गिवन है आपकी फर्स्ट ईयर में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफएससी के एग्ज़ाम के हवाले से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो आप कह लें कि इसमें से हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो 122.414 क्यूबिक जो डेसीमीटर होता है
इसमें कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 22.414। अब हमने लेना है कितना वॉल्यूम लेना है, 2.24 लेना है। कितना लेना है, 2.24 लेना है। तो जब हम इसको 2.24 लेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 22.414 मल्टीप्लाई 2.24। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.1 मोल। कितना आंसर आता है, 0.1 मोल्स आ गया। अब जब मोल आ चुके हैं और मैस भी गिवन है तो हमें पता है कि मोलर मैस का फार्मूला होता है मोलर मैस दैट इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोल्स। ठीक है, तो मैस हमारे पास 1 है, गिवन है स्टेटमेंट में, नो मोल हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1। तो इसका आंसर आ गया 10 ग्राम पर मोल। इस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है मोलर मैस का। तो 10 ग्राम पर मोल इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव दी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इनमें से कौन सी जो है वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं देती। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है Fe3+, बिकॉज Fe3 कैन नॉट रिएक्ट विद दी आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन के साथ ये Fe3+ रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, 42 पे, आयन्स ऑफ कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम आर प्रेसिपिटेटेड इन द 5th ग्रुप एज देयर कार्बोनेट्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो बेसिक रेडिकल्स हैं आपने देखना है कि वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में हैं या क्लोराइड हैं या इसके अलावा कार्बोनेट्स हैं। और इसके साथ साथ आपने ग्रुप रिएजेंट याद रखने हैं कि किस ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप रिएजेंट यूज़ होता है, और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड प्लस एक्वस NH3 विल प्रेसिपिटेट। ये किस ग्रुप को प्रेसिपिटेट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप रिएजेंट है ग्रुप 3 कीटाइंस के लिए। कौन से, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, कीटाइंस हैं, उनके लिए ये ग्रुप रिएजेंट यूज़ होता है। और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दिस इज दी एल्यूमिनियम 3+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर यूज्ड इन दी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ क्लोरीन। तो ये लास्ट टाइम PPSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल रिपीट किया है मैंने। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरीसीन इंडिकेटर इज़ यूज्ड इन दी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमने देखनी है। तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। तो ओनली टाइट्रेट अ स्मॉल नंबर ऑफ हैलाइड आयन, ये भी करेक्ट है। प्रेसिपिटेशन होती है, ये भी करेक्ट है। एंड पॉइंट इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू असेस। जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है इसका इजीली जो है ना वो एंड पॉइंट हम असेस नहीं कर सकते। तो दीज आर ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सो नन ऑफ दीज इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, 48 पे चले जाते हैं, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी गिवन बाय दी। ये भी लास्ट टाइम PPSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और ये NMR से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है F इज़ इक्वल टू, या इस तरह भी लिखा होता है गैमा H0 डिवाइडेड बाय 2π। गैमा इज़ दी गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो इस तरह फार्मूला भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेफरेंस दैट जनरली यूज्ड इन द FTR इंटरफेरोमीटर। तो FTR इंटरफेरोमीटर में जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एयर। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, नोट कीजिएगा, एयर इज़ यूज्ड एज द रेफरेंस इन द इंटरफेरोमीटर, FTR इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट द अब्जॉर्बेंस ऑसिलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट कहता है कि आपकी एब्जॉर्बेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि डिस्टेंस के। करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस। और जो बेयर्स लॉ है वो कहता है कि एब्जॉर्बेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये आपने याद रखना है। तो डिस्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि लेंथ, विड्थ ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव एडिशन ऑफ सिलानोल ग्रुप इन स्टेशनरी फेज कैन बी डन बाय। तो जो स्टेशनरी फेज होती है, स्पेशली जो सिलानोल ग्रुप होता है, ये प्रेजेंट होता है इन दी सिलिका जो स्टेशनरी फेज होती है। तो उसको अगर आपने सिलानोल ग्रुप को डेरिवेटाइज करना है तो देन यू हैव टू यूज़ द ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन आपको यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स।
तो बायोमॉलिक्यूल्स के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी यूज़ होता है? तो बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। कौन सी स्टूडेंट्स? अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ हाईली इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ नोन एज सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, इसको कहते हैं SPE इज़ द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज यूज इन द कॉलम, तो मैंने वर्ड यूज़ किया है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज। नोट कीजिएगा, मैंने ये नहीं बात की कि द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेशनरी फेज। अगर आपसे कहा जाता है कि द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेशनरी फेज, तो वो होती है सिलिका। और मैंने ऑर्गेनिक की बात की है, तो ऑर्गेनिक इज़ दी सेलुलोज। जबकि अगर आपसे बात की जाए मेंशन की कौन सी इनऑर्गेनिक स्टेशनरी फेजेज हैं, तो सिलिका भी इनऑर्गेनिक है, एलुमिना भी इनऑर्गेनिक है, तो सेलुलोज इज़ दी ऑर्गेनिक। लेकिन जनरली बात की जाए कि जो जनरली कॉमन स्टेशनरी फेज है तो वो सिलिका है, और अगर ऑर्गेनिक की बात की जाएगी तो वो सेलुलोज है। करेक्ट ऑप्शन इज सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMG टेस्ट इज बेस्ट यूज़ फॉर द बेसिक रेडिकल, तो निकल के लिए यूज़ होता है, तो ये तो बहुत ही फेमस है। कई दफ़ा एग्ज़ाम में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ओल्ड स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं तो वो इसको अच्छे तरीके से जानते भी हैं। टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर आपने वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है, तो बेसिकली हार्डनेस में क्या होते हैं? हार्डनेस इज़ ड्यू टू द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, और कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन के लिए जो बेस्ट टेक्निक है टू रिमूव करने के लिए, तो वो है कौन सी है? कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आपने BS के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स पढ़े होंगे इस हवाले से। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज़ दी बेस्ट टेक्निक टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। टू वो क्या करते हैं, जो हमारे पास EDT होता है वो क्या करता है, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल आयन को, मेटल कैटायन को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। फिनोफ्थलीन एक्ट एज एन इंडिकेटर, तो इसकी रेंज पूछी गई है, तो इस तरह रेंज भी पूछी जा सकती है। तो इसकी जो रेंज है 8.2 से 10, ये याद रखना है आपने। ब्राउन वेपर्स आर ड्यू टू दी ब्रोमीन का जो वेपर्स होते हैं वो भी ब्राउन होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी ब्राउन वेपर्स होते हैं। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ A एंड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एंजाइम डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज। अभी हमारे पास जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है बायोकेमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक का, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें थ्योरेटिकल हैं, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। द एंजाइम डोपामीन बीटा ऑक्सीडेज विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ डोपामीन टू दी नोरपाइनफ्यूरिन रिक्वायर्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन C होता है। इसी तरह अल्फ़ा हिलैक्स जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ा हेलिक्स को जो स्ट्रक्चर होती है इज़ ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फ़ा हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। एंड अमीनो ग्रुप कंटेनिंग इंडोल ग्रुप, तो ये भी मैं अपने लेक्चर्स में बार बार बता चुका हूँ। तो वो अमीनो एसिड जिसमें इंडोल ग्रुप होता है, दिस इज़ नोन एज ट्रिप्टोफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्कोस्की टेस्ट इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो सल्कोस्की टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट दी कोलेस्ट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कीजिएगा। कोलेस्ट्रोल इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू दी एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़, तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट PPSC के एग्ज़ाम में 2022 में ये रिपीट हो चुका है। तो लो डेंसिटी लिपिड दीज आर दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन दी, जो मेनली ये होता है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स की अकर्स मेनली इन दी ब्रेन, तो ये जो फैटी एसिड की अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होती है वो ब्रेन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन C इन दी अडल्ट्स वुमेन में जो विटामिन C की आप कह लें कि ये जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट आपकी 70 मिलीग्राम होती है, ऑलमोस्ट 70 से 75 मिलीग्राम ये होती है वुमेन के केस में, ठीक है। और 95 मिलीग्राम ऑलमोस्ट इसकी जो है ना वो रेंज होती है, रिक्वायरमेंट होती है वो मैन के केस में, ठीक है। तो ये भी नोट कीजिएगा। को इंजाइम कंटेनिंग नॉन एरोमेटिक रिंग, इनमें से कौन सा ऐसा को इंजाइम है जो नॉन एरोमेटिक रिंग रखता है? तो ATP में भी रिंग होता है, NAD में भी होता है। अच्छा, इसको याद रखिएगा कि जे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NAD जो है दिस इज़ दी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, और FMN जो होता है दिस इज़ दी फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये दीज आर दी एरोमेटिक रिंग रखते हैं।
जबकि जो बायोटिन है दिस इज़ आल्सो नोन एज विटामिन B7 भी इसको हम कहते हैं। और ये जो बायोटिन है ये नॉन एरोमेटिक रिंग रखता है और इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होती है, अगर आप नेट पे जाके देखें तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, टाइम भी नहीं है इतना, NH, ठीक है। तो इस तरह इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है और इसके साथ साथ पायरोल रिंग जो है वो भी इस तरह का कुछ जुड़ा होता है और फिर ये चेन होती है एक। इस तरह COH ग्रुप लगा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन। आप देखेंगे इसमें से कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है। ओके, माल्टेज अटैक्स तो ओनली, तो माल्टेज जो है बेसिकली दिस इज़ दी अल्फ़ा ग्लूकोसाइड्स लिंकेज होता है इसमें। 66 का A ऑप्शन इज़ द करेक्ट। एंड ए pyrimidine न्यूक्लियोटाइड, अब pyrimidine न्यूक्लियोटाइड इस, तो इसमें से कौन सा जो है वो pyrimidine न्यूक्लियोटाइड है? तो बहुत ही सिंपल है। pyrimidine में बेसिकली कौन सी आती हैं हमारे पास, जो बेसेस आती हैं, जो बेस न्यूक्लियोटाइड बनाएगी उसी नेम से जानी जाएगी। तो pyrimidine में साइटोसिन आती है, थायामीन आती है, यूरासिल आती है। तो इसका मतलब ये है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट जो है दिस इज़ दी न्यूक्लियोटाइड ऑफ pyrimidine। बाकी जो है वो प्योरीन्स के हैं। द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वल, दिस इज द वर्ड रिजर्वल, द कार्बोहाइड्रेट रिजर्वल इन ह्यूमन बॉडी इज़, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन बॉडी में रिजर्व किया जा सकता है किस फॉर्म में, वो दिस इज द ग्लाइकोजन। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फेमस भी है। साइक्लोन कलेक्टर यूज़ होता है टू मिनिमाइज़ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सेवेज वाटर विच काजेस यूट्रोफिकेशन कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दिस इज़ द लाइम। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लाइम यूज़ करते हैं। तो लाइम क्या करता है, जब हम इसमें ऐड करते हैं तो जो डिज़ोल्व्ड फास्फोरस होता है, क्या होता है, डिज़ोल्व्ड फास्फोरस होता है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये जो है क्या हो जाता है, Ca3PO4 ट्वाइस जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एयर कैन टॉलरेट नॉइज़ अप टू, ह्यूमन एयर कितनी नॉइज़ को जो है ना ये टॉलरेट कर सकता है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है 60 डेसिबल, यानी कि 60 से 65 डेसिबल तक ये ह्यूमन एयर इसको टॉलरेट कर सकता है। द गैस लीक्ड फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट इन द भोपाल, ये एक ट्रेजेडी हुआ था और कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो मिथाइल आइसोसायानेट जो है दिस इज़ दी गैस जो लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ शुगर कैन जूस विद द लाइम, अगर आपने शुगर को लाइम के साथ ट्रीटमेंट करनी है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज डेफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल। एसिड डाइज बेसिकली दीज आर दी इनाइनिक डाइज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट फॉर क्लींसिंग एक्शन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है एग्जाम्स में। तो डिटर्जेंट्स आर द बेस्ट क्लींसिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ एटम A एंड B गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। तो इसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको फार्मूला बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वही फार्मूला आप यूज़ करके इसको ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि 16 XA माइनस XB, ठीक है, इस तरह आप इसको माइनस करके प्लस 3.5 और फिर आप इनका स्क्वायर ले लें, XA माइनस XB, यानी कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस कर लें, 16 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3.5 से इसके स्क्वायर को क्या कर लें, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करें, इसको वैल्यू पुट करें तो आपका जो आयनिक करैक्टर आएगा वो आएगा 72.24% इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं सोरेल सीमेंट भी कहते हैं इस मिक्सचर को। ये काफ़ी न्यू टर्म है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव अनइक्वल
मेटल फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। तो अनइक्वल किस में होती है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसकी। तो इस केस में हमारा जो है PF5, ठीक है, ये जो फास्फोरस है, तो आपने स्ट्रक्चर भी देखी होगी। ये जो फ्लोरीन है एक्सियल पोजीशन पे, इनकी लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं ये वाले फ्लोरीन। इन वाले फ्लोरीन्स ये जो प्लेन में हैं ये इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन लगे हुए हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है। तो PF5 इज़ हैव द अनइक्वल MF बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एल्यूमिनेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनेट्स में एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। और इसमें 4 एल्यूमिनियम जो हैं, जो एल्यूमिनियम है 4 वाटर मालिक्यूल, इसमें 2 वाटर मालिक्यूल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो 6 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। द मेटल यूज फॉर द मेकिंग रेडिएशन शील्ड, तो लेड इज़ द मेटल फॉर मेकिंग द रेडिएशन शील्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड ब्लू सॉलिड, किसको कहते हैं, दिस इज द नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। विच इज़ आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट टाइम को 2 से 3 मरतबा जो है ये एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको देखिएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इज़ दी XeF4। आप शॉर्ट फार्मूला लगा लें जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 1/2, फिर उसके बाद जो सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो उसके इसमें फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसकी जो ऑलमोस्ट आपको वैल्यू मिलेगी इसकी, वो मिलेगी 4। जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, जो कि क्या है sp3 है इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेंथनाइड। तो ये देखें तो परमिथियम है, YB है, ND है, दीज आर ऑल दी लेंथनाइड्स। जबकि जो ES है इसमें से जो ऑप्शन जो है वो ES है, दिस इज़ नॉट दी लेंथनाइड, दिस इज़ दी एक्टिनाइड है और इसको कहते हैं आइंस्टीनियम। ES को क्या कहते हैं, EIN आइंस्टीनियम जो है दिस इज़ दी एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड की सीरीज़ में आता है ये एलिमेंट। ओके जी, RE4 हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मन तक रे, शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, मन तक रे, इस तरह आपने देखें। तो मैग्नीशियम जो है ये बिल्कुल इसी ग्रुप में है, ये 3D है, ये 4D है, दिस इज़ दी 5D। और आपको पता है कि मैंगनीज़ के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दिस इज़ दी 3D5 4s2, इस तरह की कन्फिग्रेशन होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बनती है 4D5 5s2। इसी तरह इसकी बात करें तो 5D5 6s2। अब उसने बताया कि जो RE है वो 4 फॉर्म में है, RE+4 चार्ज है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 2 जो है वो D में से गए, तो बाकी D के पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो करेक्ट ऑप्शन है D की 3 है, दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टाइटेनियम। तो ये भी मैंने शॉर्ट फार्मूला आपके साथ जिक्र किया है कि जब भी कोई आपके पास इस तरह का कोई आयन मिल जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो उसका आप इजीली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला मैंने आपके साथ जिक्र किया था, दैट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज़ इक्वल टू n+2। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में देखें तो टाइटेनियम +3 के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है। तो आप इसमें पुट कर लें म्यू इज़ इक्वल टू 1 + 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 के अंडर रूट ये होती है 1.73। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। तो नाइट्रेट आयन की जब हम क्या ड्रा करते हैं, लिविस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो इस तरह होता है नाइट्रेट आयन, डबली बॉन्डेड होता है, सिंगली यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसमें देखें तो हमारे पास कोई लॉन पेयर नाइट्रोजन एटम के ऊपर नहीं है, नो लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ दी सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो 4
पेयर हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो dz2 होता है, dz2, बिकॉज जो डी ऑर्बिटल होता है बेसिकली दिस इज कन्फाइंड अलोंग द एक्सिस दैट कैन इंटरमिक्स विद द sp ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है और डी ऑर्बिटल ही अलोंग द एक्सिस होता है, सो यूज़ करते हैं dz2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल, हीलियम इज द एलिमेंट विच हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये नोट कीजिएगा हीलियम। तो अगर मेटल की बात की जाएगी तो मेटल में मरकरी आपका आएगा जिसका लोएस्ट होता है, लेकिन सबसे जो लेस्ट होता है वो हीलियम का होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दी निकल कार्बोनाइल, तो ये भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके साथ जिक्र किया है। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या देखनी होती है, एक तो लिगेंड को देखना होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है। तो इसमें कार्बोनाइल जो लिगेंड है दिस इज़ दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो याद रखिएगा ये क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो अब क्योंकि ये न्यूट्रल भी है तो निकल की एटॉमिक नंबर होता है 28 के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, डी में ये भी पेयर आ जाता है, ये भी पेयर आ जाता है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। इसी तरह 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s में, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है। इसी तरह 3p के होते हैं, कितने होते हैं 3p के होते हैं, ये वैकेंट है। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो क्या करता है, इसकी पेयरिंग कर देता है। जब पेयरिंग करता है तो उस केस में ये चीज़ बन जाती है 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे S में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में आ चुके हैं। जब D में आ चुके हैं तो S भी वैकेंट हो चुका है। इस तरह P के तो वैसे ही वैकेंट थे। तो अब जो लिगेंड है वो अप्रोच करेगा S को और 3P को। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, एक S 3P के, तो ये बनेगी sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 हॉर्थ सिंथेसिस, या हॉर्ड है, हॉर्थ सिंथेसिस है जनरली। हॉर्ड सिंथेसिस इज द रिएक्शन रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन। तो ये रिएक्शन जो है बड़ा फेमस रिएक्शन है और ये यूज़ होता है किसके लिए, नेफ्थलीन के लिए यूज़ होता है। तो इस रिएक्शन को आपने देखना है। विच आर द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसमें जो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो CH3 की है, बिकॉज क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर सकता है। जब ईजिली डोनेट कर सकता है तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ये वाला, CH3 नेगेटिव ये सबसे ज़्यादा है, देन आपका NH2 होगा, क्या होगा NH2 नेगेटिव होगा, और सबसे जो लेस होगा इन तीनों में से वो होगा हाइड्रोक्सालाइन। दिस इज़ द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑक्सीडाइज एसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू द एसीटोन। तो इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो CrO3 इन द ग्लेशियल एस्टेरिक्स, दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ ओनली oxidize the isopropyl alcohol into the acetone, not into the carboxylic acids. Next question है benzaldehyde react with the phosphorus yellide to yield the triphenylphosphine, और इसके साथ साथ स्टायरीन बनती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विच रिएक्शन इज़ एनालॉगस टू फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन विद द फॉर्माइल क्लोराइड। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कई दफ़ा एग्जाम में हम भी दे चुके हैं। दिस इज द गटरमैन कोच रिएक्शन इज़ द मोस्ट फेमस रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड इसाइलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पिरिडीन है। ये भी मैं अपने नोट्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर शेयर कर चुका हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, बिकॉज जो पिरिडीन होती है इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, लाइक दिस वन लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर जो होता है हमारे पास, जो लिविस एसिड होता है जो हम यूज़ करते हैं अल्काइलेशन में, लाइक AlCl3 है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है AlCl3, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, द दिस फॉर्म दी अडक्ट। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है अल्काइलेशन एसाइलेशन वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस लेड एसीटेट। तो ये आपके प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस केस में आपको ब्लैक PPT, लेड के केस में जनरली वैसे ब्लैक PPT मिलती है। शिफ रिएजेंट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ
रिएजेंट कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, और ये यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डो ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड C7H8O। ये एग्ज़ाम में PPSC के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द DBE। मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले आपने DB कैलकुलेट करनी होती है, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो DB इसकी निकालें तो उसका फार्मूला होता है कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन अगर होगी तो वो भी डिवाइड कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, +1 है। तो इस केस में कार्बन कितने हो गए 7 है, माइनस हाइड्रोजन गिवन है 8/2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 नहीं है, +1 है। इसको कैलकुलेट करें तो DB 4 आती है, और जो 4 DB होती है इसका मतलब ये होता है कि उसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए। 4 DB के लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड के लिए 1 DB होती है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड हो या एक रिंग हो, ठीक है। लेकिन उस केस में ये फार्मूला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपके जो स्ट्रक्चर्स टोटल पॉसिबल होती हैं वो 5 होती हैं। इसमें से ये स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉसिबल हैं इसके आइसोमर्स। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हैं। तो उन 5 में से आपकी बेंजाइल अल्कोहल है, यहाँ बना देता हूँ, सॉरी, बेंजाइल अल्कोहल है। इसी तरह आप देखें तो एनिसोल है, OCH3 एनिसोल भी इसी में आता है। इस तरह आर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ये 3 स्ट्रक्चर्स मैं एक ही बना रहा हूँ। क्रिसोल क्या होता है, जो OH ग्रुप और आर्थो पे CH3 ग्रुप लगा हो, दिस इज़ दी आर्थोक्रिसोल। इसी तरह अगर CH3 ग्रुप मेटा पे होगा तो मेटाक्रिसोल, अगर पैरा पे होगा तो पैराक्रिसोल। तो 3 ये स्ट्रक्चर बनती हैं और एक बेंजाइल अल्कोहल बनती है, एक एनिसोल बनती है। तो टोटल 5 जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या टोटल आइसोमर्स पॉसिबल है इस केस में। Absolute alcohol is prepared from the rectified spirit. This process is known as azeotropic distillation. तो ये जनरली अब्सोल्यूट अल्कोहल से हम अब्सोल्यूट अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट से प्रिपेयर करते हैं बाय द एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। ये भी देख लीजिएगा। 99 मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये भी हम एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन दे चुके हैं। देखें, इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ द एक्सेप्शनल केस। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करें तो उस केस में आपने देखा होगा कि उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में 2 OH आ जाते हैं जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह के स्ट्रक्चर OH यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है, दिस इज़ दी H, ये H है और H। तो इस केस में यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। दिस ये स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाती है। दिस इज़ नोन एज गोच स्ट्रक्चर्स। तो गोच स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन E1CB कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। तो इसमें कार्बोइनाइन इज़ द इंटरमीडिएट इन केस ऑफ E1CB। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स डिस्कशन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से देखें, जो नई चीज़ें हैं इनको नोट करें और अपने स्टैंडर्ड, इस टेस्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक द PPSC टेस्ट देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एट दिस स्टैंडर्ड लेवल। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि PPSC जिस क्राइटेरिया का पेपर आया पड़ा हो, चाहे वो ईजी हो या मुश्किल हो, ईजी हो या डिफ़िकल्ट हो, यू आर एलिजिबल, you have to ability to crack this test. Okay students, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।